बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन। और ये रेप्लिकेशन जो है हमारे पास एग्जैक्ट रेप्लिका बनाने का प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए की कॉपीज बनाई जाती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे डीएनए मौजूद है, ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट करने के बाद फिर उससे नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाना, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस रेप्लिकेशन के अंदर ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं इनका एग्जैक्ट रेप्लिका होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो डॉटर सेल के अंदर सेम रहे। लाइक अगर हम लोग इसको इस तरह से डिस्कस करें कि हमारे पास पेरेंट सेल और इसकी इंफॉर्मेशन जो है इससे ट्रेवल करनी है टूवर्ड डॉटर सेल्स। तो पेरेंट से डॉटर सेल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी एज सेम एज दैट इन पेरेंट सेल। सो इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, बरकरार रखना, ये हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का काम है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है हर तरह के सेल में हमें नजर आती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। और इसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इसका ओरिजिन। जैसे ये देखें हमारे पास ओरिजिन नजर आ रहा है। आप देखें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में दोनों तरफ से स्ट्रैंड जो है वो आपके पास ओपन हो रही है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज हमारे पास क्या आता है, ये ज़रा इसको याद रखिएगा कि ओरिजिन के हवाले से हमारे पास एमसीक्यूज किस तरह से आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ओरिजिन के लिहाज से क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं नॉर्मली ये हमारे पास मोनो ओरिजिनेटिंग सेल कहलाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं इनकी रेप्लिकेशन के दौरान मल्टीपल ओरिजिन्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं, या इसको पॉली ओरिजिनेटिक हम लोग रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ओरिजिन का हमारे पास डिफरेंस होता है। इसकी एक और वजह भी है, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती है, और वो ये कि जो हमारे पास मोनो ओरिजिनेटिक है इसमें एक ओरिजिन होने की वजह क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो हमारे पास छोटा है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज हमारे पास बड़ा है। अब इसमें उसी तरह से जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो क्रोमोसोम मटेरियल है, डीएनए है, वो भी हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म के अंदर पाया जाएगा। तो ये है हमारे पास ओरिजिन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ज़रा इन चीज़ों को देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उन एंजाइम को हम लोग किस तरह से डिस्कस करते हैं देखिएगा। रेप्लिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारे पास जो की प्लेयर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं उनकी बात करते चलें, तो पहला हमारे पास आता है हेलिकेज एंजाइम, याद रखिएगा। फिर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, और इसमें टोपोआइसोमेरेज का भी रोल होता है, बट दैट इज समथिंग एल्स। तो हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं पॉलीमरेजेस। अब ये पॉलीमरेजेस जो हैं ये हमारे पास इनकी क्लास पाई जाती है। सबसे पहला तो सवाल ये कि कौन से पॉलीमरेजेस इस्तेमाल होंगे, डीएनए के आरएनए। चूंकि हम लोग रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो रेप्लिकेशन में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, और ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं ये फर्दर 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड हैं। डीएनए पोल 1, फिर हमारे पास आ जाता है डीएनए पोल 2, और फिर हमारे पास आ जाता है डीएनए पोल
3। तो पोल 1, पोल 2, पोल 3 ये एंजाइम हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से भी एमसीक्यूज आता है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास प्राइमेज एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है। प्राइमेज, इसको आरएनए प्राइमर भी बोलते हैं। 10 से 20 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करना इसका काम होता है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट्स बनते हैं, आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम मौजूद होता है, दैट इज नॉन एज डीएनए लाइगेज। तो ये हमारे पास 4-5 एंजाइम्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब साथ ही साथ जरा इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए पोल 1 ये क्या काम करता है? दैट हेल्प्स डीएनए पोल 3। पोल 3 को ये हमारे पास हेल्प कर रहा होता है कि ये अपना रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कर सके। पोल 2 जो है ये भी हमारे पास हेल्पिंग हैंड के तौर पर एक्ट करता है, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए। और इसमें ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है दैट इज द मेन रेप्लिकेशन एंजाइम। ये हमारे पास जो है मेन रेप्लिकेशन एंजाइम के तौर पर मौजूद होता है। लाइक अगर हम लोग इस डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो ये हमारे पास डायमर है, मतलब 2 फॉर्म के अंदर पाया जाता है, एप्सिलॉन और डेल्टॉन फॉर्म के अंदर। फिर ये हमारे पास जो है इससे तकरीबन 10 गुना साइज में बड़ा होता है, 10 टाइम्स इंक्रीज इन साइज पोल 1 से। फिर हम बात करें तो इसका काम जो है ये हमारे पास रेप्लिकेशन को स्पीड अप करना है। एक्सेलरेटिंग एंजाइम भी हमारे पास कहलाता है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सेलरेटिंग एंजाइम। ठीक हो गया जी। और इसकी जो स्पीड होती है रेप्लिकेशन की वो तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड के हिसाब से ऐड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 का मेन काम है। अब इसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये स्टूडेंट कि डीएनए पॉलीमरेज 3 इज जस्ट एन एक्सेलरेटर। ये एक्सेलरेटर है, मतलब रेप्लिकेशन अगर चल रही है तो उसको ही चलाएगा, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाना इसका काम नहीं है। तो अगर ये ऑप्शंस हमारे पास हों और हमसे पूछा जाए कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट कौन करवाता है, तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने का जो काम है वो हमारे पास प्राइमेज का है। आरएनए प्राइमेज हम इसको बोलते हैं। 10 से 20 आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता है। अब ज़रा यहाँ पर आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे है, ओरिजिन जो बना है इसमें दोनों साइड पे हेलिकेज एंजाइम ने आके एक्ट किया। उसमें 2 स्ट्रैंड हमारे पास बनी, एक है लीडिंग और दूसरी है लैगिंग स्ट्रैंड। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आरएनए प्राइमर। ये देखिए ग्रीन कलर का हमारे पास आरएनए प्राइमर आ रहा है। ऊपर है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 और ये रिप्लेस करता है विद दिस आरएनए प्राइमर जिसने 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड किया और फिर ये प्रोसेस हमारे पास कॉन्टिन्यूस चलता है। तो ये काम है हमारे पास रेप्लिकेशन में इस एंजाइम का। फिर अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस रेप्लिकेशन के अंदर ये जो फोर्क हमें नजर आ रही है स्टूडेंट, तो ये फोर्क 2 तरह से हमारे पास डिवाइड हुई। एक इसकी है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरी है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है अगर आप लोग देखें, इस लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए प्राइमर जो है वो पैचेस की फॉर्म में हमारे पास पाया जा रहा है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इसकी तरफ ट्रेवल करता। फिर ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है जिसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, दैट मूव टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, इसको कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें पैचेस नहीं बनते। ये जो पैचेस लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर हैं या डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड के ऊपर हैं जो कि अवे मूव करती है, इसको हम लोग इन पैचेस को नाम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का। दीज आर नॉन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका साइज अगेन वेरी करता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। अगर हम लोग इसकी यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें प्रिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और हर 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो है ये नया
आपके पास आता है, और या ये भी कह सकते हैं कि ओकाज़की फ्रेगमेंट का साइज है वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड है। और अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में इसका साइज जो है वो इससे 10 गुना बड़ा होता है, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर ओकाज़की फ्रेगमेंट। तो ये सवाल इस तरह से भी आता है कि प्रोकैरियोट में जो ओकाज़की फ्रेगमेंट है वो कितने टाइम्स हमारे पास बड़ा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। तो 10 टाइम्स जो है वो हमारे पास, जैसे 100 से 200 है यूकैरियोट्स में, 1000 से 2000 है हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये हमें जो रेप्लिकेशन फोर्क है ये इस चीज को एक्सप्लेन करती है। अच्छा जी, ये था स्टूडेंट हमारे पास रेप्लिकेशन का प्लॉट, और इसमें जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, जैसे ये फिगर बनी हुई है हमारे पास। अब जरा सा एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है। याद रखिएगा कि चाहे हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी हो डीएनए की या ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी हो, दोनों में ही डायरेक्शन जो है वो हमारे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। याद रखिएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। अच्छा, अब ये सवाल यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये डीएनए की हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी है या ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है? एंड पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर सवाल क्या आता है इसमें हेलिकेज के हवाले से, कि हेलिकेज का क्या काम है। हेलिकेज जो है इसमें हमारे पास इसकी एक्शन ऑफ साइट जो है वो ओरिजिन होता है, रेप्लिकेशन फोर्क बनाने में हेल्प करता है, और उसको अनवाइंडिंग और साथ ही साथ ओपनिंग ऑफ जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए की, जैसे हमारे पास फिगर में भी नजर आ रहा है, ये काम परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। नाम ही जाहिर है इनका, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। डीएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास बनी हुई है अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसके साथ जाके अटैच होते हैं और उसको रीअटैच होने से बचाते हैं। अच्छा जी, पॉलीमरेजेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, प्राइमेज जो है इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डीएनए लाइगेज जो है इसको हम लोग डीएनए ग्लू भी बोलते हैं। ये हमारे पास ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के दरमियान फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया जी, ये था हमारे पास रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं इसका जो क्वेश्चन हम लोगों ने ड्रॉप किया था, ऑटो कैटालिटिक और हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी। तो चूंकि डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। अब स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं कुछ पास्ट पेपर्स में आए गए एमसीक्यूज के हवाले से रेप्लिकेशन से रिलेटेड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं टॉपिक के बाद इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हमारे पास पास्ट पेपर्स में आए हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला एमसीक्यूज हमारे पास स्टेटमेंट है, दैट इज द 2 स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉइल्ड डैश टू ईच अदर। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या हैं जी हमारे पास। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी एंटी पैरेलल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम हमारे पास पूछे जाते हैं जिसमें बोथ और नन ऑफ दीज की ऑप्शन हो। खैर 2008 में ये पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है एग्जैक्टली बेटा, इसका आंसर है हमारे पास एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। फ्रॉम ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द फंक्शन ऑफ। ये भी कब पूछा गया 2017 रीटेक के अंदर, और ऑप्शंस हैं इसकी हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और हेलिकेज। तो आंसर है इसका हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यही हमारे पास हेल्प करता है। अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा कि ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है, और इसमें ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर वही पॉलीमरेज इसका इस्तेमाल होता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर रोल प्ले करता है, डीएनए से आरएनए की स्ट्रैंड बनाता है। और अगर हम लोग डीएनए लाइगेज की बात करें तो डीएनए लाइगेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। ये है जी हमारे पास एंजाइम विच अटैचेस द ओकाज़की फ्रेगमेंट्स इन लैगिंग स्ट्रैंड इज, 2009 में पूछा गया। और ऑप्शंस हैं इसकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ऑप्शन बी है प्राइमेज, ऑप्शन सी है डीएनए हेलिकेज, और ऑप्शन डी है हमारे पास डीएनए
लाइगेज। अभी इससे प्रीवियस जो एमसीक्यूज है उसके अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डीएनए जो लाइगेज है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस, या इसको ज्वाइन करवाने में हेल्प करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, नेम द वन इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? ऑप्शंस हैं सिस्ट, ऑप्शन बी है मीजोजोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है स्पोर्स। ये सवाल हमारे पास चैप्टर नंबर जो 6 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का उससे डिराइव है। अब बैक्टीरिया से ये क्वेश्चन निकाला गया, चूंकि रेप्लिकेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो यही वजह है कि हमने इसको यहाँ पे पुट किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, तो उसमें जो एंजाइम्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं वो आते हैं हमारे पास मीजोजोम से। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, मीजोजोम। That is all from the MCQs and the topic replication of DNA. I hope it is quite clear.